केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण संसद में किया पेश। कोरोना की चुनौतियों से उभरी अर्थव्यवस्था, ऊंची घरेलू मांग और पूंजी निवेश में वृद्धि के कारण 2023-24 में अर्थव्यवस्था में 6 से 6.8% तक की दर से वृद्धि का अनुमान। सर्वे के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा, भारतीय इकोनॉमी में रिकवरी पूरी हुई। गैर बैंकिंग और कॉरपोरेट क्षेत्रों में अब बैलेंस शीट अच्छी स्थिति में। महामारी से उबरने की बात करने के बजाय अगले चरण की ओर देखने पर करना होगा ध्यान केंद्रित। सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने की दिशा में बढ़ रही है आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की हुई शुरुआत। राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा किया पेश। कहा, सरकार ने देश हित को सदैव रखा सर्वोपरि। राष्ट्रपति ने कहा, डिजिटलीकरण से भ्रष्टाचार से देश को मिल रही है मुक्ति। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में है सामाजिक चेतना बढ़ी। साथ ही वैश्विक मंच पर भारत के प्रति बदले नजरिए का भी किया जिक्र। कहा, भारत दूसरों की समस्याओं का कर रहा है समाधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट की तरफ न सिर्फ देश का बल्कि पूरे विश्व का रहता है फोकस। कल पेश होने वाले बजट को जनता की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने का जताया भरोसा। विपक्ष से की सदन की सुचारू संचालन की अपील। कहा, तकरार के साथ तकरीर भी जरूरी। घटते ग्लोबल ग्रोथ की आशंका के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर फिर जताया भरोसा। वर्ष 2023 में भारत के लिए 6.1% आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाते हुए IMF ने कहा, भारत की दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारत की महंगाई दर में भी कमी का अनुमान जताया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ठुकराई यूक्रेन के राष्ट्रपति की मांग। रूस के खिलाफ संघर्ष में F-16 फाइटर जेट देने से किया इनकार। और पाकिस्तान के पेशावर में मस्जिद में हुआ आत्मघाती हमले में अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत, 150 से अधिक घायल। तहरीक तालिबान को माना जा रहा है हमले का जिम्मेदार। भारत ने पेशावर आत्मघाती हमले के पीड़ितों के परिजनों के प्रति व्यक्त की गहरी संवेदना। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2022-23 का आर्थिक समीक्षा पेश की गई। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सभी क्षेत्रों में व्यापक बहाली का रुझान देखा गया है और ये महामारी पूर्व की तेजी को हासिल करने की ओर अग्रसर है। समीक्षा में कहा गया है कि ऊंची घरेलू मांग और पूंजी निवेश में वृद्धि के कारण 2023-24 में अर्थव्यवस्था में 6 से 6.8% तक की दर से वृद्धि का अनुमान है। आर्थिक समीक्षा में वित्त वर्ष 2023-24 में न्यूनतम GDP वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान जताया गया। आर्थिक समीक्षा में मौजूदा वित्त वर्ष में 7% की आर्थिक वृद्धि दर बताई गई है। पिछले वित्त वर्ष में यह दर 8.7% थी। समीक्षा में कहा गया है कि इस आर्थिक वृद्धि में MSME क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें जनवरी से नवंबर 2022 के बीच दिए जाने वाले कर्ज में 30.5% का इजाफा दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष के शुरुआती 8 महीनों में पूंजी व्यय में भारी वृद्धि से भी आर्थिक रफ्तार देखने को मिली है। इस पूंजी व्यय में इस अवधि के दौरान 63.4% का इजाफा देखा गया है। गिरावट का सामना कर रहे आवासन क्षेत्र में तेजी देखी गई। इसका मुख्य कारण निर्माण गतिविधियों में प्रवासी मजदूरों का वापस लौटना है। वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 की पहली छमाही में निर्यात वृद्धि का रुझान रहा, जो कि निर्माण क्षेत्र को थोड़ी गति मिली है। मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में GDP में निजी उपभोग की हिस्सेदारी 58.4% रही। वित्त वर्ष 2013-14 के बाद किसी भी दूसरी तिमाही में यह सबसे बड़ी भागीदारी है। इसके साथ इसके पीछे व्यापार, होटल
और यातायात क्षेत्र को महत्वपूर्ण कारक माना गया है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि लगातार बनी रही। और वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में आर्थिक समीक्षा पेश किए जाने के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने प्रेस वार्ता कर विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाते हुए सभी वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया है। The survey projects the economic growth rate to be 6.5% for the next financial year, and the range we have projected for the outcomes is between 6 and 6.8%. Baseline is 6.5, the range is 6 to 6.8. From the Indian standpoint, a moderate to somewhat significant global economic slowdown will be on balance a better outcome, because it would lead to lower commodity prices and a cessation of interest rate tightening in the developed world, weaker dollar, etc. Therefore, in order to make sure that we fully accommodate the downside risks, the band has been kept at 6 to 6.8 and the baseline number at 6.5%. और मुख्य आर्थिक सलाहकार ने बीते 8 वर्षों के दौरान हुए आर्थिक सुधारों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इनसे केवल आर्थिक विकास में तेजी ही नहीं आई, बल्कि आम आदमी के व्यापक हित को सुनिश्चित करने में भी मदद मिली है। The reforms of the last 8 years basically spans multiple dimensions. It is not purely about economic reforms for higher growth. It is also about inclusive growth, financial inclusion, banking cleanup, the creation of the digital public infrastructure, and contribution to healthy India, ease of living, physical infrastructure creation, facilitating investments, transparent taxes and tax administration, ease of doing business, and farmers' welfare. So broadly speaking, about 10 areas we have covered here. These reforms were happening even as the banking cleanup was going on. और मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि महामारी की वजह से रोजगार पर बड़ा असर अब खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी जगहों पर बेरोजगारी दर में तेजी से कमी आई है। Urban unemployment ratio has come down during the pandemic peak of around 20% down to 7%, and the worker population ratio has picked up from a low of around 35% back to around 45%. EPFO payroll data, which tracks new workers joining the scheme with salaries of 15,000 or below, in 22-23 their levels are running well above the previous 3 years. And in terms of the facilitation of employment, the eShram portal provides a bridge between employers and informal workers. और मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि अर्थव्यवस्था की रिकवरी पूरी हो गई है। गैर बैंकिंग और कॉरपोरेट क्षेत्रों में अब बैलेंस शीट अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा कि अब महामारी से उबरने की बात करने के बजाय अगले चरण के विकास की ओर देखने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। The survey looks ahead to the medium term because the pandemic response and recovery phase is over. In fact, Chapter 1, the title itself says, State of the Economy, Recovery Complete. And therefore, after a long time, we have banking, non-banking and corporate sectors with healthy balance sheets, and they are ready to borrow and lend and invest. So we don't have to speak about pandemic recovery anymore. We have to look ahead to the next phase of India's economic growth process. और मुख्य आर्थिक सलाहकार ने बताया कि बीते सालों में न सिर्फ सरकारी खर्च की गुणवत्ता बेहतर हुई है, बल्कि सरकार अपने आंकड़ों को लेकर पहले से अधिक पारदर्शी हुई है। इसका व्यापक असर भी पड़ा है। It is not about the government doing things for the people, but also involving people in the process. Everybody is a participant in the development process. That is why it is Sabka Saath, Sabka Vikas. So it is not just a government being an enabler, but government being a partner to economic growth. It is not just about the quality of expenditure improvement. The way the government has become more transparent with respect to the budget deficit numbers, the prudential assumptions being made for budget deficit calculations, etc., expenditure management, making sure that public procurement has been is transparent and enables
everyone to compete and have a fair shot at becoming a supplier to the government. All these things are part of fiscal and public expenditure management. और मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि कोविड रोधी टीकाकरण के सफल अभियान ने भी आर्थिक विकास की रफ्तार बहाल करने में बहुत मदद की है। You only have to look at several other countries to understand how important a role this has played in ensuring a quick turnaround of the economy and restoration of normalcy in our own daily activities. 2.2 billion doses and still counting. And that is a success of the not only the vaccination planning and execution, but also its role in economic recovery process. इससे पहले संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये पहला अभिभाषण रहा। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश हित को सदैव सर्वोपरि रखा है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के लगभग 9 वर्षों में आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया भी बदला है। मेरी सरकार को कुछ ही महीने में 9 वर्ष पूरी हो जाएगी। मेरी सरकार के लगभग 9 वर्षों में भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। जो भारत को भी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। जिस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम कभी कामना करते थे, वो इन वर्षों में देश में बनना शुरू हुआ है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर है और जो अपने मानवीय दायित्व को पूरा करने में समर्थ हो। 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो और जो अपने मानवीय दायित्वों का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो, जिसके युवा समय से 2 कदम आगे चलते हो। ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो। राष्ट्रपति ने कहा कि डिजिटलीकरण से भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति मिल रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सामाजिक चेतना बढ़ी है। ऐसा डिजिटल नेटवर्क तैयार हुआ है जिससे विकसित देशों में प्रेरणा ले रही है। बड़े बड़े घोटालों, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, वो मुक्ति अब देश को मिल रही है। पॉलिसी पैरालिसिस के चर्चा से बाहर आकर आज देश की पहचान तेज विकास और दूरगामी दृष्टि से के लिए गए फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं। इसलिए हम दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर पहुंचे। यही वो नींव है जो आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण के आत्मविश्वास को बुलंद करेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में 11 करोड़ छोटे किसान हैं जिन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। मेरी सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे किसान भी है। ये छोटे किसान दशकों से सरकार की प्राथमिकता से वंचित रहे थे। आप इन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत इन छोटे किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपया से अधिक की मदद दी गई। खास बात यह है कि इन लाभार्थियों में लगभग 3 करोड़ लाभार्थी महिलाएं हैं। इससे
इससे अभी तक लगभग 54,000 करोड़ रुपया महिला किसानों को मिल चुकी है। इसी तरह छोटे किसानों के लिए फसल बीमा, सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी की कवरेज बढ़ाने के साथ ही हमारी सरकार ने पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा। किसानों के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना से लेकर फसलों के एमएसपी में वृद्धि करते हुए मेरी सरकार छोटे किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। राष्ट्रपति ने कहा कि मौजूदा सरकार ने बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ वर्षों में सरकार के प्रयासों के चलते अनेक मूलभूत सुविधाएं आज या तो 100% आबादी तक पहुंच चुकी हैं या फिर उस लक्ष्य के बेहद निकट है। मेरी सरकार ने देश हित को सदैव सर्वोपरि रखा। नीति रणनीति में संपूर्ण परिवर्तन की इच्छा शक्ति दिखाई। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, एलओसी से लेकर एलएसी तक, हर दुस्साहस के कड़े जवाब तक, आर्टिकल 370 को हटाने से लेकर 3 तलाक तक मेरी सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार की रही है। और राष्ट्रपति ने कहा कि पहले टैक्स रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, आज आईटीआर भरने के कुछ ही दिनों के भीतर रिफंड मिल जाता है। उन्होंने कहा कि आज जीएसटी से पारदर्शिता के साथ साथ करदाताओं की गरिमा भी सुनिश्चित हो रही है। जीएसटी से पारदर्शिता के साथ साथ करदाताओं की गरिमा भी सुनिश्चित हो रही है। जनधन, आधार, मोबाइल से कुछ फर्ज लाभार्थियों को हटाने से लेकर वन नेशन वन राशन कार्ड तक एक बहुत बड़ा स्थायी सुधार हमने किया। डीबीटी के रूप में, डिजिटल इंडिया के रूप में एक स्थायी और पारदर्शी व्यवस्था देश ने तैयार की है। आज 300 से ज़्यादा योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते तक पहुंच रहा है। अब तो पूरी पारदर्शिता से 27 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम करोड़ों लोगों तक पहुंचाई गई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि ऐसा योजना और ऐसी व्यवस्थाओं के कारण ही कोरोना काल में भारत करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जाने से बचा पाया है। तो ये थी राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात। और संसद के बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट की तरफ न सिर्फ देश का बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान है। पीएम ने विश्वास जताया कि कल पेश होने वाला बजट भारत की जनता की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करेगा। भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने विपक्ष से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि तकरार के साथ साथ तकरीर भी जरूरी है। ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन
देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा, जो देश को काम आएगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को मनोरम और अद्भुत बताया है। डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाली एक आदिवासी महिला के द्वारा संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया जाना सेंट्रल हॉल में विहंगम दृश्य उत्पन्न कर रहा था। हमारे संवाददाता राजेश राज ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब से सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद राष्ट्रपति के अभिभाषण को कैसे सराहते हैं? कैसे? देखिए, ये बड़ा अपने आप में अलौकिक था। इसमें संस्कार भी था, संस्कृति की प्रेरणा भी थी, सद्भाव था, आस्था थी और उभरते हुए भारत का विस्तार से विवरण भी था। भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में कहां से कहां पहुंच रहा है कि लगभग 90,000 करोड़ का मोबाइल एक्सपोर्ट हो रहा है। आज भारत चिप बनाने की कोशिश में आगे बढ़ रहा है। आज भारत में आयुध निर्माण भी हो रहा है और बेटियों की पूरी चिंता भी हो रही है। तो संस्कार और संस्कृति और विश्वास और आस्था। 26 जनवरी की परेड में देश की नारी शक्ति का जो प्रभावी रूप सामने आया, यही तो मोदी जी की सोच थी, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। तो आज पूरा उसका संकेत रहा और जो सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी विकास हुआ है उसका प्रकटीकरण था। सर, समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाली जो हमारी महिला राष्ट्रपति चुनकर आई, उनको पहली बार संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का आज मौका। यही तो बड़ी बात है कि एक साधारण आदिवासी परिवार से आने वाली योग्य महिला नेत्री आज जो भारत की राष्ट्रपति है। तो ये जो बदलाव हुआ है ना, ये अंतिम व्यक्ति का जो बदलाव हुआ है, विकास हुआ है, अवसर दिए गए हैं, ये मोदी जी ने बदल कर दिखाया है। और 9 साल की भारत की यात्रा जो विकास की है उनकी अगुवाई में, हमें बहुत आगे बढ़ाएगी। धन्यवाद। रविशंकर प्रसाद जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका कहना है कि समाज के हाशिए पर पड़े लोगों को राष्ट्रपति बनने का मौका मिला और संसद के संयुक्त जो अधिवेशन है उनको संबोधित करने का जो क्षण था वो वाकई अद्भुत और मनोरम क्षण था। कैमरामैन भीम सिंह के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, टीडी न्यूज के लिए। और बुधवार को संसद में इस साल का बजट पेश करने से पूर्व आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी टीम के साथ बजट को अंतिम रूप दिया। इस मौके पर वित्त राज्य मंत्री एवं मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पीएम केयर फंड को आरटीआई के दायरे में लाने की मांग पर पीएमओ ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपने पुराने रुख को दोहराया है। पीएमओ का कहना है कि पीएम केयर फंड कोई सरकार का फंड नहीं है, इसे सूचना के अधिकार के तहत नहीं लाया जा सकता। पीएमओ के अंडर सेक्रेटरी की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि पीएम केयर फंड को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है। इस ट्रस्ट के कामकाज पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का कोई अधिकार नहीं है। पीएम केयर्स फंड स्वेच्छा से
दान करने वाले लोगों और संस्थाओं से धन लेता है और किसी बजटीय प्रावधान से आने वाले धन को स्वीकार नहीं करता है। पीएमओ का कहना है कि पब्लिक केयर फंड को पब्लिक अथॉरिटी नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस फंड का मकसद पूरी तरह से चैरिटी है और ना ही किसी सरकारी प्रोजेक्ट में इस फंड का इस्तेमाल होता है। सरकार से ये ट्रस्ट किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं लेता। दूसरे प्राइवेट ट्रस्ट की तरह पीएम केयर फंड इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता। दिल्ली हाई कोर्ट में वकील सम्यक गंगवाल ने एक याचिका दायर करते हुए मांग की थी कि पीएम केयर फंड को स्टेट घोषित करते हुए इसे आरटीआई के अंदर लाया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने सरकार को विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री नेपाल से आ रही शालिग्राम शिलाखंड का स्वागत करेंगे। नेपाल की काली गंडकी नदी से निकली 6 करोड़ वर्ष पुरानी 26 टन और 14 टन की शालिग्राम पत्थर देवशिला रथ शाम कुशीनगर से गोरखपुर में प्रवेश करेगी। इसके बाद देवशिला शाम 5 बजे शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गोरखनाथ मंदिर पहुंचेगी। इस शिला को इसका भव्य स्वागत पीठाधीश्वर के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। देवशिलाओं के साथ नेपाल से 100 संत और प्रबुद्ध जन भी आ रहे हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजन अर्चन के बाद इन शिलाओं को अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के स्थापित की जाने वाली भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा के लिए शिलाएं नेपाल से लाई जा रही हैं। इसका नाम शालिग्राम शिलाखंड है, जो कि नेपाल की गंडकी नदी में पाए जाते हैं। शालिग्राम को भगवान विष्णु की प्रतिमूर्ति माना जाता है। इसी पत्थर से हिंदू घरों और मंदिरों में पूजे जाने वाले ठाकुर जी बनते हैं। और रविशंकर प्रसाद ने आम आदमी पार्टी और भारत राष्ट्र समिति द्वारा संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय संसदीय मर्यादा के सम्मान में इतने अहम अवसर पर आम आदमी पार्टी और बीआरएस द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करना देश के संसदीय परंपरा का अपमान है। भारतीय संसदीय मर्यादा के सम्मान के लिए इतने महत्वपूर्ण अवसर पर आम आदमी पार्टी और टीआरएस ने इस अभिभाषण का बहिष्कार किया। ये बहुत ही पीड़ादायक है। क्या देश की राजनीति में विरोध के लिए हम सारी संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार कर देंगे? तो रविशंकर प्रसाद ने आम आदमी पार्टी और बीआरएस पर संसदीय परंपराओं के उल्लंघन का आरोप लगाया। कहा कि ये इस लोकतंत्र का अपमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संसद में पहला अभिभाषण था और ऐसे में इनका बहिष्कार करना अपमानजनक है। और रविशंकर प्रसाद ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रपति के मर्यादा का जो अपमान किया, उस पर बीजेपी की तरफ से भर्त्सना की। It is indeed very regrettable, unfortunate and condemnable that on a very historic day, when the first ever distinguished tribal president of India, Draupadi Murmu ji, was giving her maiden address while inaugurating the budget session, some people took it to the greatest low of our parliamentary democracy, namely Aam Aadmi Party and TRS, who chose to boycott. लेकिन आपने बहिष्कार किया क्यों? क्यों किया आपने? यह आपने देश के राष्ट्रपति के मर्यादा का अपमान किया है और भारत की संसदीय परंपरा की मर्यादा को भी बहुत ही निचले स्तर पर आपने उतारा है। और केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 कलाकारों में बालोद जिले के भी कलाकारों को था। लेकिन यहां से आपको सीधे लिए चलेंगे राष्ट्रपति भवन, जहां पे राष्ट्रीय महिला आयोग का 31वां स्थापना दिवस, आपको विज्ञान भवन लिए चलेंगे, जहां पे राष्ट्रीय महिला आयोग का 31वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है और जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह को संबोधित कर रही हैं। डॉक्टर मंचपुरा महेंद्र भाई जी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार।
राष्ट्रीय महिला आयोग के फाउंडेशन डे पर आयोजित महिला सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। अभी हाल ही में सभी देशवासियों ने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। मुझे ये देखकर बहुत गर्व हुआ है कि कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की झांकियों में हमारी महिला शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन था। विभिन्न राज्यों, सेनाओं तथा अर्धसैनिक बलों की झांकियां नारी शक्ति के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को समर्पित था। नारी शक्ति का ये सम्मान एक उभरते हुए नई भारत की को दर्शाता है। हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि ये प्रदर्शन केवल एक प्रतीक ना हो बल्कि वास्तविक हो। हर स्तर पर, विशेषकर जमीनी स्तर पर हर क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और अनेक नेतृत्व का ठोस उदाहरण है। देवियों और स्वजनों, आज हम राष्ट्रीय महिला आयोग का 31वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। मेरे मन में एक सवाल है कि आखिर हमें महिलाओं के लिए आयोग अलग से एक आयोग बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? ये सवाल का जवाब अपने आप ही मिल जाता है। हम देखते हैं कि हमारी बहनें, बेटियां अंतरिक्ष में उड़ान भर रही हैं, सैन्य दलों में नेतृत्व दे रही हैं, तो दूसरी ओर ये घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है और उन्हें वर्क प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट का सामना भी करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग का मिशन है महिलाओं के प्रति भेदभाव एवं उन पर अत्याचारों से पैदा हो रही विशिष्ट समस्याओं को हल करना और महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए प्रयास करना। देश की आधी आबादी के लिए एक अलग आयोग बनाने की आवश्यकता ये दर्शाती है कि महिला शक्ति का उसका यथाचित सम्मान और अधिकार मिलना बाकी है। महिलाओं की स्थिति में सुधारने से देश समग्र प्रगति कर सकेगी। ये भी देखने में आया है कि जिन क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था है वहीं पर भी पुरुष ही आगे आ रहे हैं। आरक्षण का लाभ भी अभी तक महिलाओं तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाए। महिला शक्ति के बिना एक सशक्त और स्वस्थ समाज की परिकल्पना संभव ही नहीं हो सकता। स्त्री को केवल पूजा यज्ञ मान लेना और कह देना काफी नहीं है। आज 21वीं सदी में महिलाएं सार्वजनिक और निजी जीवन में आगे बढ़कर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल कर रही है। हम सबके मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाने की दिशा में काम करना है जहां सभी महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में पूरी तरह से भाग ले करके और अहम योगदान दे करके भारत को सशक्त बनाने हैं और महिलाओं को भी सशक्त बनाना है। देवियों और स्वजनों, महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं है, ये एक आर्थिक अनिवार्यता भी है। जो महिलाएं सशक्त होते हैं तो देश आगे बढ़ता है। विभिन्न अध्ययनों से ये पता चला है कि जो महिलाओं को शिक्षा और नौकरी में समान अवसर दिए जाते हैं तो उनकी वर्कफोर्स में शामिल होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होता है। कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी हमारे देश की संपूर्ण विकास में एक बड़ी बाधा है। भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अब देश $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए महिलाओं की और अधिक सक्रिय भूमिका सहायक होगी। आज भी देश के कई हिस्सों में जेंडर रेशियो की स्थिति चिंताजनक है। आज 21वीं सदी के आधुनिक युग में भी लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है। ऐसा क्यों है? ये हम सबको सोचना है और इसका
उत्तर हम सबको ढूंढना है। इस स्थिति को बदलना केवल सरकार को नहीं है, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिस समाज में नारी शक्ति को सम्मान नहीं मिला, उस समाज ने कभी तरक्की नहीं की। महिलाओं के सशक्तिकरण पर चर्चा करने हुए एक विभिन्न पैराडॉक्स या विसंगति पर प्रकाश डालना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कि गरीब जनजातीय समाज में महिलाओं को कामकाज में और सभी क्षेत्रों में भागीदारी के समान अवसर मिलते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से तथा अन्य क्षेत्रों में विकसित इलाकों में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम दिखी जा रही है। उदाहरण के लिए संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली जीडीपी और पर कैपिटा इनकम दोनों दृष्टियों में बहुत आगे है, लेकिन वर्कफोर्स में वुमेन पार्टिसिपेशन केवल 15% है। इस तरह देश के बहुत शिक्षित इलाकों में फीमेल फर्टिसाइड के दुखद उदाहरण भी दिखाई देती है। जेंडर जस्टिस को सुनिश्चित करते हुए हमें अपने विकास को न्यायपरक बनाना है। हमारा विकास सही अर्थों में विकास तभी कही जाएगी जो महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समान होगी। इस संदर्भ में तमिल भाषा के महाकवि सुब्रमण्यम भारती की एक कविता याद आती है। उनकी कविता का भावार्थ ये है कि यदि तुम अपनी ही दोनों आंखों में से एक आंखों को नष्ट करते हैं तो क्या तुम अपनी देखने की क्षमता को नहीं खराब करती हो? वास्तव में यदि महिलाएं और अधिक शिक्षित और सक्षम होंगे तो विश्व समुदाय और अधिक प्रगतिशील तथा विकसित हो जाएगा और अनेक विसंगतियों भी मुक्त हो जाएगा। देवियों और स्वजनों, भारतीय संस्कृति में महिलाओं को सदैव ही सम्मानपूर्वक स्थान दिया गया है और महिलाएं समाज के सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित रही है। आज भी हम लोग दुर्गा पूजा, लक्ष्मी, काली और सरस्वती की पूजा करते हैं। यही नहीं, हम गांव में जो प्रवेश करते हैं पहले ग्रामो देवी को भी नमन करते हैं। ये नारी शक्ति के प्रति अगाध सम्मान का प्रतीक है। नारी को जननी कहा गया है। जननी संतान को जन्म केवल देती नहीं, उसका पालन पोषण भी करती है। जो महिला शक्ति संतान को पालन पोषण करती है वो पूरे समाज और राष्ट्र व विश्व को भी पालन पोषण कर सकती है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अपने निरंतर प्रयास से भारत में जेंडर इक्वलिटी तथा एम्पावरमेंट के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा चलाए जा रहे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का नाम ही है CEJ चेंज मेकर। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक सभी स्तर पर महिला प्रतिनिधियों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम चलाकर उन्हें सशक्त और प्रभावी नेतृत्व देने में मदद करना है। मैं इन प्रयासों के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पूरी टीम की सराहना करती हूं और उन्हें बधाई भी देती हूं। मैं सभी महिलाओं से अनुरोध करती हूं कि आप हर प्रकार की बाधाओं को पार करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। आप सब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे तथा दूसरी महिलाओं को भी जागरूक बनाएं। मेरा मानना है कि महिलाएं जब स्वयं आगे बढ़ेगी तो भी वे समाज और देश को प्रगति की नई राह पर ले जाएगी। अंत में राष्ट्रीय महिला आयोग को सशक्त महिला सशक्त भारत बनाने के प्रयासों के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, कृपया आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं क्योंकि अब राष्ट्रगान होगा।
तो आप देख रहे थे विज्ञान भवन से सीधा प्रसारण उस कार्यक्रम का जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग का 31वां स्थापना दिवस था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उसमें संबोधित कर रही थी उस कार्यक्रम को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण पर भारत में विशेष जोर दिया जा रहा है और जिस आत्मनिर्भर भारत की हम कल्पना कर रहे हैं वो महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना संभव नहीं है। वो सपना अधूरा रह जाएगा अगर भारत में महिलाएं सशक्त नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भारत में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। भारत की बेटियां हर क्षेत्र में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं और पुरुषों के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं से उन्होंने अपील भी की कि वे न सिर्फ आगे आए, जागरूक हों, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, बल्कि दूसरी महिलाओं को भी जागरूक बनाएं और कम से कम स्वयं आगे आकर सशक्त बने और भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएं। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान के पेशावर में हुए आत्मघाती हमले की भारत ने निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट में लिखा, भारत कल पेशावर में हुए आतंकी हमले में पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं जिसने इतने लोगों की जान ली है। और पाकिस्तान के पेशावर के पुलिस लाइन इलाके में एक मस्जिद में हुए आत्मघाती बम विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 93 हो गई है, जबकि हमले में 200 से अधिक लोग घायल हैं। विस्फोट उस समय हुआ जब दोपहर में नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग मस्जिद में जमा हुए थे। मस्जिद के अंदर लगभग 400 लोग थे। विस्फोट के कारण मस्जिद का एक हिस्सा ढह गया। इस बीच आतंकी गुट तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को इस हमले का जिम्मेदार माना जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए पीड़ितों का हर संभव उपचार किए जाने के लिए कहा है। उन्होंने हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने अल मिनहद जिले और इसके आसपास के क्षेत्रों का नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक शहर को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है जिनके नाम है हिंद 1, हिंद 2, हिंद 3 और हिंद 4। इसमें संयुक्त अरब अमीरात के निवासियों के लिए घर हैं। हिंद सिटी का इलाका करीब 83.9 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। साथ ही ये शहर अमीरात रोड, दुबई अल एन रोड और जेबल अल लहबाब रोड जैसी प्रमुख सड़कों से जुड़ा हुआ है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो अपना F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को नहीं देंगे। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने पिछले सप्ताह कहा था कि अमेरिका और जर्मनी से युद्धक टैंकों की आपूर्ति होने के बाद वो पश्चिमी देशों से F-16 जैसे चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की आपूर्ति की बात करेंगे। बाइडेन ने कहा कि वो पोलैंड का दौरा करेंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वे कब यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के 1 साल पूरा होने पर वो यूरोप का दौरा करेंगे। रूस ने यूक्रेन पर पिछले साल 24 फरवरी को हमला किया था। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ अपने युद्ध के प्रयासों को और मजबूत बनाए रखने के लिए अमेरिका से लड़ाकू जेट की मदद मांगी थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने इस दौरान ओपेक प्लस समूह के सहयोग पर चर्चा की। रूसी राष्ट्रपति की वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई है। वेबसाइट के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन और क्राउन प्रिंस ने राजनीति, व्यापार, आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के विकास के साथ साथ वैश्विक तेल बाजार को स्थिरता प्रदान करने के लिए ओपेक प्लस समूह के भीतर सहयोग पर बातचीत की। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और उसके सहयोगियों की बैठक इस सप्ताह होने वाली है। बैठक का नेतृत्व रूस करेगा। इस बैठक में सदस्य देश तेल की कीमतों और नीतियों पर समन्वय और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद यूरोपीय संघ ने रूसी तेल उत्पादों के आयात पर 5 फरवरी से प्रतिबंध लगा दिया था। रिपोर्ट के अनुसार ओपेक तेल का उत्पादन कम कर रहा है और रूस के नेतृत्व में होने वाले इस बैठक में इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव होने की उम्मीद न के बराबर है।
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत में होने वाली G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। ये बैठक नई दिल्ली में 1 से 2 मार्च तक आयोजित होगी। रूसी समाचार एजेंसी तास ने सोमवार को उप विदेश मंत्री एंड्री रेंडेंको के हवाले से ये जानकारी दी। भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 की शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में होगा। भारत ने इस समूह की गतिविधियों के रूप में देश भर में 55 विभिन्न स्थलों में 200 से अधिक बैठकों में अपने सांस्कृतिक इतिहास को प्रदर्शित करने की योजना बनाई है। पूर्वी ब्राजील में एक जूनियर फुटबॉल टीम के सदस्यों को ले जा रही बस पुल से नीचे गिर गई। इस हादसे में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य घायल हो गए। मरने वालों में अधिकांश किशोर थे और रियो डी जेनेरियो में एक युवा फुटबॉल क्लब विला मारिया हेलेना की युवा टीमों में थे। घायलों का इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। विला मारिया टीम कोपा नेशनल टूर्नामेंट के फाइनल में भाग लेने के बाद विजयी होकर वापस लौट रही थी, जहां उन्होंने अंडर 18 का खिताब जीता था और अंडर 16 में उप विजेता रही थी। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बास्केटबॉल की स्पर्धाएं शुरू हो गई हैं। महिला वर्ग में केरल ने रोमांचक मुकाबले में कर्नाटक को हरा कर जीत के साथ शुरुआत की। दोनों टीमों के बीच पूरे मुकाबले के दौरान कड़ी टक्कर देखने को मिली। अंत में केरल ने 3 अंक से जीत हासिल की। केरल ने मुकाबले में कर्नाटक को 69 के मुकाबले 66 से हरा दिया। लड़कों के वर्ग में चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के बीच मुकाबला खेला गया। शुरू से दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक के लिए कड़ी टक्कर हुई। अंत में उत्तर प्रदेश ने बाजी मारते हुए मैच को अपने नाम कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन की सराहना करते हुए एक पत्र लिखा है। इस पत्र में प्रधानमंत्री ने खुशी जताई है कि खेलो इंडिया ने कुछ ही साल में इतनी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के जरिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को कम उम्र से ही अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। इस पत्र को साझा करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लिखा है कि खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन और खेल संस्कृति को और बल देने के लिए खेलो इंडिया के 5वें संस्करण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह पत्र न सिर्फ भाग ले रहे खिलाड़ियों के लिए आशीर्वाद है, मार्गदर्शक है, बल्कि हम सब के लिए प्रेरणादायक भी है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मुक्केबाजी रिंग में अपना दमखम दिखाने के लिए दिल्ली की टीम तैयार है। पिछले संस्करण में दिल्ली की टीम ने मुक्केबाजी में 8 पदक जीते थे और इस बार उन्हें उम्मीद है कि वे इस आंकड़े को और बेहतर करेंगे। दिल्ली की बॉक्सिंग टीम से बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। खेलो इंडिया के लिए मंच सज चुका है और मध्य प्रदेश में इस समय हम मौजूद हैं। भोपाल में यहाँ पर टीटी नगर में बॉक्सिंग के मुकाबले शुरू होने वाले हैं। यहाँ पर हमारे साथ वो सितारे हैं जिन्होंने पिछले खेलो इंडिया में सुर्खियां बटोरी और तो कुछ नए हैं जो इस बार कुछ पदक हासिल करने की उम्मीद से यहाँ पहुंचे हैं। सबसे पहले कोच साहब से बात करेंगे। दिल्ली की टीम है बेसिकली और इसमें वो दोनों ही वर्ग मौजूद हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। कोच साहब बहुत बहुत बधाई हो आपको डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। कैसे देखते हैं इस पूरे माहौल को जो इस समय आपको दिख रहा है? यहाँ पर एक मेला सा लगा हुआ है खिलाड़ियों का। नहीं, एक तो सरकार ने सबसे अच्छा एक गेम शुरू कर दिया खेलो इंडिया। इसमें बच्चों को अच्छा मौका मिलता है इसमें खेलने का। अच्छी सुविधाएं अच्छी हैं, होटल अच्छे हैं, बच्चे को एक नए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कंपटीशन करने का मौका मिलता है इसमें। पिछली बार दिल्ली के 8 मेडल थे और हम चाहेंगे अब की बार और दिल्ली के और मेडल तालिका बढ़े और अच्छा प्रदर्शन करें बच्चे। जैसे हमारे साथ में बच्चे हैं इसमें, ये कुछ एक बच्चे हैं जो मेडलिस्ट हैं, कुछ एक हैं बच्चे हैं जो पहली बार पार्टिसिपेट किया है। हम चाहेंगे जो बच्चे पहले मेडल लिया था उसका कलर बदलें और वे गोल्ड मेडल लेके जाएं। पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछली बार भी पदक जीता। कैसा था पिछली बार आपका एक्सपीरियंस और अब की बार क्या तैयारी है? अब की बार अच्छी तैयारी है। पिछली बार ब्रॉन्ज मेडल था, अब की बार गोल्ड लेने की तैयारी है। आपने तो इंटरनेशनल में भी खेला हुआ है, वहाँ पर भी आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो कैसे पूरे सफर को देखते हैं अब तक के? यही है कि जहाँ पर हमारी कमी रहती है तो उसे उस कमी को ना दिखाएं बॉक्सर को। आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस है, कैसे देखते हैं अभी तक की फैसिलिटी को, और खेलो इंडिया कितना बड़ा मंच आपके लिए? मेरा खेलो इंडिया फर्स्ट टाइम है और यहाँ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है और हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और हम यही ट्राई करेंगे कि हमारा गोल्ड ही लगे और ताकि हम और अच्छा कर सकें। और हम अपने और मेडलिस्ट को देखते हैं तो हमें बहुत अच्छी उम्मीद मिलती है कि हाँ हम अच्छा कर सकते हैं। आप भी पहली बार खेल रहे हैं, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है?
एक्सपीरियंस तो अच्छा है सर, सब कुछ अच्छी, वेन्यू भी अच्छी है, यहाँ पर जहाँ हम खेलने आ रहे हैं वो सब अच्छा है। तो बस उम्मीद है कि इस बार हम गोल्ड लेकर जाए और दिल्ली के टीम के लिए एक और मेडल बनाए। मैम, योगा आप करा रहे थे, कितना रोल बढ़ जाता है योगा का? जिस तरह से हम देखते हैं आज के खेल में माननीय प्रधानमंत्री भी इस पर बड़ा जोर दे रहे हैं कि योगा से ही सब कुछ होगा, तो कैसे होगा? बिल्कुल, ये बिल्कुल ट्रू बात है। अगर देखिए अभी आजकल पहल बहुत अच्छी हो रही है और अदर गेम के साथ जब योगासन को, स्पेशली प्राणायाम मेडिटेशन की भूमिका बहुत रहती है। इसके साथ जब किसी भी खिलाड़ी को मेडिटेशन और प्राणायाम की ट्रेनिंग देते हैं, उसका परफॉर्मेंस डेफिनेटली एनहांस होता है, कंसंट्रेशन लेवल अप होता ही है। लगातार सरकार कोशिश कर रही है। कल हमने अनुराग सिंह ठाकुर साहब को भी सुना कि वो खेलों पर और खर्च करने को तैयार हैं, तो ये सुविधाएं इनके लिए अभी तक के हिसाब से आपको लग रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मीट हो रहा है? यस, ये अच्छा कंपटीशन है, इंटरनेशनल लेवल का है। हम तो ये चाहेंगे हमारे बच्चे जितने भी आते हैं सभी गोल्ड लेके जाएं। कोई सी भी कोच की यही उम्मीद होती है, जो भी बच्चा आए हमारे पास सब मेडल लेके जाए और अपना कोच का, अपने सेंटर का और अपने स्टेट का नाम ऊंचा करे। बिल्कुल, अपने स्टेट का, अपने सेंटर का नाम ऊंचा करे। तो ये दिल्ली की टीम है। दिल्ली ने पिछली बार 8 पदक जीते थे। इस बार कोच का भी मानना है कि ये पदक तालिका में जरूर बढ़ोतरी करेंगे और ये युवा जो हैं ये बिल्कुल तैयार हैं। कुछ का पहला इवेंट है और कुछ के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। देखते हैं किस तरह का रहता है इनका मुकाबला। कैमरा अजीत के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ भोपाल। और खेलो इंडिया में कई राज्यों से खिलाड़ी शिरकत करने के लिए आए हुए हैं। दिल्ली के 2 भाई बहन कुणाल ठाकरान और दिशा ठाकरान भी मुक्केबाजी रिंग में उतरने के लिए तैयार हैं। ये दोनों पहली बार खेलो इंडिया में हिस्सा ले रहे हैं। दोनों भाई बहन लगभग 4 साल से मुक्केबाजी की कोचिंग ले रहे हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। भाई बहन की इस जोड़ी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, फर्स्ट टाइम है तो ऑफ कोर्स काफ़ी होगा, मतलब बड़ा कंपटीशन है बहुत। फर्स्ट टाइम है, मतलब अच्छा कंपटीशन है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी दे रखी हैं। मुझे 3-3.5 साल हो गए हैं और पिछले साल मेरा नेशनल ब्रोंज भी आया था और मैंने उससे पहले 2 बार स्टेट में गोल्ड भी जीता है और लॉकडाउन पे पहले भी कर रखा है 1-2 बार, तो उसमें भी मेडल आए थे। बहुत अच्छा लग रहा है और पहले भी होने वाला था पर वो थोड़ा रह गया था, फिर भी तो आज जाके फिर सिलेक्शन हुआ है दोबारा। सर ये कम होता है सर, ये बहुत एक्साइटमेंट भी है कि सर दोनों ही आए और सर दोनों मेडल लेके जाएं तो सब बहुत अच्छा रहेगा। सर मेरे को सर 4-4.5 साल हो गए बॉक्सिंग करते। सर मेरे पापा ने भी बॉक्सिंग करी है, सर हमारे फैमिली में बॉक्सिंग है, तो सर मेरा बस ये है कि अपने पेरेंट्स से सपना पूरा करें जी। सर मेरे पापा का सर यही सपना है कि सर मैं ओलंपिक मेडल लेके आऊँ और सर अब उसकी मेहनत चल रही है। और मध्य प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा की मुक्केबाज तमन्ना बेनीवाल अपना 4था पदक जीतने के मकसद से उतरी है। 2019 और 2021 के खेलो इंडिया में स्वर्ण पदक जीतने वाली तमन्ना इस बार स्वर्णिम हैट्रिक लगाना चाहेंगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो पिछले संस्करणों में पदक जीत चुके हैं और इस बार फिर उस कामयाबी को दोहराना चाहते हैं। ऐसी एक खिलाड़ी हैं हरियाणा के मुक्केबाज तमन्ना बेनीवाल। तमन्ना भिवानी बॉक्सिंग क्लब और रोहतक के साई केंद्र में प्रशिक्षण ले रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में तमन्ना 50 किलो वर्ग भार वर्ग में हिस्सा लेंगी। उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अब तक 3 पदक जीते हैं, जिसमें पुणे 2018 में रजत, गुवाहाटी 2019 में स्वर्ण पदक और पंचकुला 2021 में स्वर्ण पदक शामिल हैं। तमन्ना का कहना है कि वह इस बार भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। ये मेरा 4th खेलो इंडिया है। इससे पहले मैं 3 बार खेलो इंडिया खेल चुकी हूँ, 1 बार सिल्वर है, 2 बार गोल्ड है और ये मेरा 4th खेलो इंडिया है। तो इसके लिए अच्छे से ट्रेनिंग की है मैंने और इसमें बहुत अच्छा कंपटीशन मिल जाता है, क्योंकि नेशनल जब होती है तो नेशनल से भी जो टॉप प्लेयर्स होते हैं उनको सेलेक्ट करके यहाँ पे बुलाया जाता है, तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन मिल जाता है। मैं बिल्कुल गोल्ड के लिए तैयारी करके आई हूँ और गोल्ड के लिए खेलूंगी, अपना 100% दूंगी। तमन्ना ने कहा कि खेलो इंडिया सरकार द्वारा शुरू की गई एक बेहतरीन पहल है। खेलो इंडिया के जरिए जमीनी स्तर पर बहुत सारे खेलों और एथलीट्स को प्रोत्साहन मिल रहा है। 2014 में बॉक्सिंग शुरू करने वाली तमन्ना उस साल नागपुर में पहली सब जूनियर गर्ल्स नेशनल में गोल्ड जीतने के बाद 2017 में खेलो इंडिया स्कॉलरशिप स्कीम का हिस्सा बन गई थी। उसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। हाल ही में जॉर्डन में एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। नवंबर 2022 में ला नुसिया स्पेन में अपनी पहली युवा विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया। तमन्ना ने शुरुआती सालों में एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 रजत भी जीते हैं। इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है कि खेलो इंडिया गेम्स में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्पोर्ट्स के लिए। इससे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है बच्चों को और यहाँ पर कंपटीशन मिलता है, इससे काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। गेम के लिए बहुत ज़रूरी है ये।
सब सपोर्ट करते हैं, हर जगह मेरे साथ भी जाते हैं पापा और अंकल कंपटीशन में, तो पूरा सपोर्ट करती है फैमिली। अंकल मेरी ट्रेनिंग भी कराते हैं और हर चीज़ में, गेम के लिए हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। अपने चाचा 2018 के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता विजेंद्र सिंह की उपलब्धियों से प्रेरित तमन्ना का एक ही लक्ष्य है, भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतना। पिछले 2 संस्करण में तमन्ना बेनीवाल ने न केवल स्वर्ण पदक पर कब्जा किया, बल्कि इस बार वो खेलो इंडिया में चौथी बार पदक जीतने की दावेदारी करने उतरेंगी। बॉक्सिंग रिंग में कैसा होगा उनका प्रदर्शन, इस पर सभी की निगाहें होंगी, लेकिन तमन्ना से बातचीत में जो पता लगा कि खेलो इंडिया के इस मंच को उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया और अब उनका अगला निशाना है सीनियर कैटेगरी में जाकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का परचम लहराएं। कैमरा अजीत के साथ में मुकेश शुक्ला, टीडी न्यूज़ भोपाल। और सरकार हर आयु वर्ग के लिए फिटनेस, संतुलित आहार और मानसिक सेहत के महत्व पर ध्यान दे रही है। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए मिलेट्स युक्त आहार का आनंद लिया। और लोकसभा में आज अंडर 19 विश्व कप जीतने वाली महिला भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने टीम की जीत को उनके अथक प्रयासों का फल बताते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। महिला क्रिकेट टीम ने 29 जनवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका में पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जीता है। ये सभा भारतीय महिला क्रिकेट टीम को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई देती है। उनकी इस विजय से युवा खिलाड़ियों को निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी। सदन अंडर 19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सभी सदस्यों को बधाई और उनके भावी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। भारत के अंडर 19 महिला टीम के दक्षिण अफ्रीका में इतिहास रचने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने एक और बड़ा ऐलान किया है। जय शाह ने कहा है कि महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और बीसीसीआई 1 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विश्व कप चैंपियन टीम का अभिनंदन करेंगे। महिला अंडर 19 टीम ने रविवार को पहला महिला T20 विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने त्रिकोणीय T20 सीरीज के पहले मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 94 रन बनाए। भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने 3 और पूजा वस्त्राकर ने 2 विकेट लिए। जवाब में भारतीय टीम ने 13.5 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर ही लक्ष्य हासिल कर लिया। और भारतीय हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में ओडिशा में हुए हॉकी विश्व कप में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के बाद रीड ने अपने पद से हटने का फैसला लिया। उनके अलावा एनालिटिकल कोच ग्रेग क्लार्क और साइंटिफिक एडवाइजर मिचेल डेविड पेम्बरटन ने भी इस्तीफा दे दिया है। रीड के कोच रहते टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम ओडिशा में हुई विश्व कप में क्वार्टर फाइनल में भी जगह नहीं बना सकी और 9वें स्थान पर रही थी। हॉकी इंडिया द्वारा जारी बयान के अनुसार रीड ने हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की को विश्व कप खत्म होने के 1 दिन बाद इस्तीफा सौंपा। और इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।